आजकल लोगों के घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स रहती हैं, बहुत लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं आज के टाइम पे, और इसकी वजह से ना डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या इसको भी हम वास्तु के थ्रू सुधार सकते हैं? बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हम वास्तु नहीं मानते, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई यार ये मानता क्यों नहीं है। तो जो बहुत अच्छी सक्सेस पा रहे हैं, आप मानोगे नहीं, उनका एंट्रेंस भी अच्छा है, उनका किचन भी अच्छा है, उनका बेडरूम भी अच्छा है। वास्तु एक बहुत पुरानी सनातन से निकली हुई साइंस है, तो क्या ये और भी ज्यादा डीप है या भी ये सिर्फ डेकोर तक ही सीमित है? हम लोग हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में रहे थे। गुरु शिष्य परंपरा में आपको अगर कोई चीज सिखानी है तो वो कहानी के माध्यम से सिखाई जा सकती है। तो वो कहानियां जो हैं वो लोगों ने बाद में उनको मिथ्स बना दिएगा, तभी ट्रिगर होता है इंसान। आप पूरा ट्रिगर हो जाओगे। आप बोलो वास्तु का असर नहीं होता, हम 10 बोरी सीमेंट ला करके आपकी नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। आप फोन करोगे कि यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो वास्तु एक ब्लैंकेट रूल है या फिर ये हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है? व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, इसके क्वेश्चंस को भी ध्यान में दिया। तो पैसे फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं, उसकी जड़ पे पहुंचना है। तो क्या मैप बनाना ही जरूरी होता है या फिर सिंपली कंपास लेके भी काम चलाया जा सकता है? नहीं, हम क्या बोलते हैं, बिना तोड़फोड़ का वास्तु, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। जब मैंने इस रूम को बनाया है थोड़ा सा डार्क थीम पे रखा है, तो क्या ये कलर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं? क्या ये डार्क थीम और क्या लाइट का बहुत ज्यादा रोल है वास्तु में? आपके पीछे ब्लू हो रखा है। आप सोचो, आपके फोन में एक लोगो बना हुआ है, वो भी आधा कटा हुआ। उस आधे कटे हुए लोगो के चक्कर में लोग अपनी किडनी बेच करके और क्या क्या खरीद लेते हैं। वास्तु ही साम्राज्य बनाने की क्षमता रखता है। एक राजा को बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए राजा बनाने की क्षमता रखता है। हर कोई चाहता है इसकी लाइफ स्मूथ हो, करियर में ग्रोथ हो, घर में सुकून हो और मन में क्लैरिटी। लेकिन कभी सोचा है कि कभी कभी प्रॉब्लम का रीजन घर के अंदर होता है और दिखाई भी नहीं देता? वास्तु बस डिजाइन सिस्टम नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति से आई एक एनर्जी साइंस है जो आपके इमोशंस, डिसीजंस, डेस्टिनी तक को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। आज हम इस इनविजिबल इम्पैक्ट को समझने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिन्होंने हजारों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, आचार्य सौमिल गुप्ता। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होगा, आज आपको मिलेंगे रियल लाइफ सॉल्यूशंस जो बिना तोड़फोड़ के आपके स्पेस को बेटर बना सकते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज रहे हो कि वास्तु काम भी करता है या नहीं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। सौमिल जी, क्या लगता है, वास्तु एक सुपरस्टिशन है या एक साइंटिफिकली प्रूवन रियलिटी है? क्योंकि अगर ये मिथ होता तो जितने बिलियनियर्स हैं या एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टार्स हैं, ये इसकी तरफ ध्यान क्यों ही देते? आज हम वास्तु की हर कहानी, हर रियलिटी और साइंस आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, आचार्य सौमिल गुप्ता के साथ। थैंक यू शिवम, मुझे शो पर बुलाने के लिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उन बात में सिर्फ वास्तु की बात नहीं होगी, उनमें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी होंगे कि वास्तु कैसे आपकी लाइफ में, आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपके थॉट्स को, आपकी हर एक चीज़ को इम्पैक्ट करता है। सिर्फ वास्तु को हम अपनी थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके हम ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। थोड़ा थोड़ा सामान इधर से उधर करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x कर सकते हैं। हम अपने जो थॉट्स, जिस क्वालिटी के थॉट्स आ रहे हैं वो क्वालिटी को सुधार सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारी के सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तभी ये इतने शिखर पे या इतने टॉप पर होते हैं। और इसी टॉप को देख करके बाकी सारे लोग उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट वास्तु ही क्रिएट कर सकता है। वास्तु ही साम्राज्य बनाने की क्षमता रखता है। एक राजा को बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए राजा बनाने की क्षमता रखता है। तो वास्तु अगर इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो गई। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में ना एक अलग ही तरीके की शांति मिलती है जो हर कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है। तो ये भी क्या वास्तु की वजह से होता है या फिर वहाँ बहुत सारे लोग पहुँचते हैं और वहाँ की एनर्जीज चेंज हो जाती हैं उसके हिसाब से? वास्तु क्या था? वास्तु था पहले के ज़माने में, लोग पहले मंदिर बनाते जो थे वो एक ऐसी जगह पर बनाते थे जहाँ पर आपको एक एनर्जी का सोर्स मिल रहा होता था। जमीन पे एनर्जी जनरेट हो रही होती थी और मंदिर
वो एक जरिया होता था जो वो जमीन की एनर्जी को फोकस कर देता था मंदिर के अंदर की डाइटी पे, और वो डाइटी पे जब आप कंसंट्रेट करते थे तो वो आपके अंदर के सारे चक्रास को अलाइन कर देता था। जितने भी अंदर की आप ये कह सकते हो कि जो भ्रांतियां या भ्रम पैदा करने वाले थॉट्स थे, जैसे ही आप मंदिर के स्पेस के अंदर जाते हो वो सारे के सारे भ्रम पैदा करने वाले थॉट्स वहीं बाहर ही छूट जाते हैं, और अंदर जब आप जाते हो तो आप सिर्फ अपने आपे में स्थित होते हो। आपे में स्थित होना मतलब जो आप हो, जिस तरह के थॉट्स आप नेचुरली सोच सकते हो, वही सारे थॉट्स आपको मंदिर के अंदर जा करके आएंगे। और ये अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो तो आपको साउथ के मंदिर, जिनको हम ये कहते हैं कि अनटच्ड हैं मुगल्स और बाकी आक्रांता या आक्रमणकारियों से, वहां पर जब आप जाओगे तो आपको इसका ट्रू एक्सपीरियंस होगा। तो नॉर्थ साइड के जितने भी मंदिर हैं ये काफ़ी हद तक अब वास्तु से अलाइन नहीं है, मतलब ऐसा आक्रमण और बहुत सारे चेंजेस की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारे मंदिर थे वो मंदिर आप अगर देखोगे गूगल मैप्स या गूगल अर्थ पे, तो उनका अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ एक्सिस पे या अलग अलग एक्सिस पर है, क्योंकि ये बहुत पुरानी विद्या है। बीच में जब लोग या मुगल का शासन हुआ तो व्हाट दे डिड इज कि उनको हमसे परेशानी होती थी कि भाई ये इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर क्यों है। उनके पास पावर होती थी। पावर होने से, अगर आपने कहानी सुनी होगी कि अगर आपके पास एक स्टिक दे दी गई है और आपको दूसरी स्टिक बड़ी बनानी है, तो या तो आप खुद बड़े बन जाइए और नहीं तो वो स्टिक को तोड़ दीजिए, इतना तोड़िए कि आपकी स्टिक अपने आप बड़ी हो जाए। तो उनके पास पावर होती थी, और उनके पास भी सूफी संत हुआ करते थे। उनको ये समझ में आ गया था कि अगर भारत को जीतना है, इनको गुलाम बनाना है, तो इनका जो बैकबोन है वो है इनकी नॉलेज। वो नॉलेज को इनसे हटाना पड़ेगा। और नॉलेज के जो सोर्सेज थे, पहले आश्रम, मंदिर, यही सब हुआ करते थे। तो जब मंदिरों को ध्वस्त करा गया तो मंदिरों के साथ साथ वहाँ पे लाइब्रेरीज थी, वहाँ पे बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा तोड़ दिया गया। उसको तोड़ने के साथ साथ क्या हुआ, वो जो बेसिक एनर्जी के प्रिंसिपल्स जिसकी वजह से वो मंदिर मंदिर कहलाता था, वो सारे के सारे मिसअलाइंड हो गए। दोबारा जब भी किसी राजा ने बनाया तो उतनी डिटेलिंग में वो नहीं बना पाया जितनी डिटेलिंग में वो पहले थे। तो तभी मैं बोलता हूँ कि साउथ के मंदिरों में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो डिटेलिंग है, जो 10,000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था, वो सारी चीज़ें वो 1000 साल पुराने मंदिरों में दिखाई गई हैं। लेकिन जो नए मंदिर बने हैं 100, 200, 300 साल पुराने, उनमें ये सारी चीज़ें उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी वो 1000 साल पुराने वाले मंदिरों में है। तो क्या ये हमने वक्त के साथ इस चीज़ को खो दिया? क्योंकि अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वास्तु पे बात हो रही है, हम लोगों को बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। तो क्या ऐसा था कि बीच में हम लोग ने इस विद्या को खो दिया था और आज लोग उस चीज़ का इम्पोर्टेंस फिर से समझना शुरू कर चुके हैं? आपको पता होगा कि एक मुगल आक्रांता थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी को जलाया था और वो 3 महीने तक जली थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितना ज़्यादा टेक्स्ट था, और हमारी जो विद्या थी वो गुरु शिष्य परंपरा से होती थी। गुरु शिष्य परंपरा में सारी चीज़ों को कंठस्थ रूप में बताया जाता था और उसके कुछ कुछ जगह पर उसको स्टोर करा जाता था। अब अगर आप मानो कि किसी गुरु और शिष्य को किसी ने खत्म कर दिया, तो क्या उसका जो वो सीखा हुआ चला आ रहा है वो रहेगा? वो न रहना, तो मतलब वो एक कड़ी टूट गई, वो साइकिल टूट गई। फिर उतनी बुक्स नहीं थी, जहां पर उनको स्टोर किया गया था वो भी जला दिया गया। तो अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज नियर बाय 5% ऑफ रिटन टेक्स्ट जो हमें समझ में आने लगा है कि भाई हाँ, ये 5% है जिसको हम जी रहे हैं। हमारे पास 95% जो चीज़ें हैं वो खराब हो चुकी हैं या जल गई हैं। इन 5% में भी लोगों के पास किसका किसका चीज़ कितनी कितनी चल रही है। कुछ लोग टूटी फूटी चीज़ों को भी जोड़ करके रिजल्ट ले आ रहे हैं तो बोल रहे अच्छा है। कुछ लोग उसको अच्छे से माला की तरह पिरो करके रिजल्ट ला रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी ज़्यादा अच्छी है। अब ये आपकी जजमेंट पर है कि आपको क्या चीज़ किसकी समझ में आती है, लेकिन ये चीज़, ये विद्या वर्क करती है। ये जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा।
आजकल लोग अपने डेकोर पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और लोगों की वास्तु की समझ केवल डेकोर तक सीमित है। तो अभी हम लोग ने बात करा कि वास्तु एक बहुत पुरानी सनातन से निकली हुई साइंस है। तो क्या ये और भी ज़्यादा डीप है या भी ये सिर्फ डेकोर तक ही सीमित है? वास्तु जो है वो हर एक चीज पर ध्यान देती है। ध्यान देने का मतलब जैसे सूरज उगता है, चढ़ता है, उतरता है और फिर अस्त हो जाता है, इसी तरह से घर पे सूरज से निकली हुई किरणों का प्रभाव जो हमारी लाइफ साइकिल है उसी पे पड़ता है। जैसे आप सुबह सुबह देखिए, सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट से, और सेट कहाँ होता है? वेस्ट पे। तो सूरज जिस जिस डायरेक्शन से होता जा रहा है उस डायरेक्शन की एक्टिविटी आपकी लाइफ में स्टार्ट होती जा रही है। जैसे सबसे पहले आप सुबह उठे, उठने के बाद आप फ्रेशन अप हुए, फ्रेशन अप होने के बाद आपने लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया, घर पे खाना बन रहा है, व्यापार में व्यापार चल रहा है, उसके बाद आप वापस घर आए थके, क्या दिन भर किया वो सारी चीज़ें नोट करी और सो गए। ऐसे ही अगर हम अपनी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो सूरज जो स्टार्ट हुआ वो हुआ ईस्ट से। हम लोग हमेशा कहते थे कि भगवान का पूजन जो करना चाहिए वो सूरज उगने से पहले करना चाहिए। ईस्ट के जस्ट पहले नॉर्थ ईस्ट का जोन आता है। तो मतलब जब सूरज उगता है उसके पहले हमें उठ करके तैयार होकर के भगवान का पूजन कर लेना चाहिए, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट की जगह पर बात करते हैं। फिर जब सूरज ऊपर आ गया, अब हमने क्या किया? पहले अगर गांव के ज़माने में बात करते हैं तो लोग जब सूरज ऊपर आ जाता था तो एक दूसरे के साथ बैठ करके बात करते थे। बात करने के साथ साथ घर पर खाना बन रहा होता था। ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट पे आ गए। जब 11-12 बजे के आसपास सूरज जो होता है वो ईस्ट से चढ़ करके साउथ ईस्ट पे आ जाता है, उसी समय घर पर खाना बन रहा होता है। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे अग्नि का जो है सारा प्रभुत्व हो गया। मतलब ये इतना ज़्यादा डीप साइंस है, मतलब कि कॉस्मिक एनर्जी को हम लोग हार्नेस करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, पहले के लोग इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि आप सुबह के टाइम ये सारी चीज़ें करो, रात के टाइम ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। क्यों? हम लोग हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में रहे थे। गुरु शिष्य परंपरा में आपको अगर कोई चीज़ सिखानी है तो वो कहानी के माध्यम से सिखाई जा सकती है। आपको कोई चीज़ अगर पूरी लाइफ टाइम याद रखनी है, बचपन में कोई आपकी मदर ने कोई एक कहानी सुनाई होगी जो अभी भी आपको याद हो, उसका कोई एक क्रक्स होगा कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं या ऐसे करते हैं। तो वो कहानियां जो हैं वो लोगों ने बाद में उनको मिथ्स बना दिए, लेकिन वो मिथ्स नहीं है, वो सारी की सारी रियलिटी है। रियलिटी है, साइंस है, साइंस है, इसका हर एक चीज़ का एक रूट कॉज है। हाँ, वो हर एक चीज़ का आपका रूट कॉज है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जिसमें हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये सिर्फ लोग कहने के लिए बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं शाम को ये मत करना, दिन में ये मत करना, आज थर्सडे, आज बाल नहीं कटवाने, आज ये नहीं करना। बहुत सारी चीज़ हम लोग को सिर्फ बता दी गई। लेकिन आज जब मैं लोगों का वास्तु करता हूँ, बहुत सारी बार अगर मैं सिर्फ लोगों को प्यार से बता देता हूँ भाई ये चीज़ आप कर लीजिए और इससे आपको फ़ायदा होगा, तो वो नहीं ध्यान देते। फिर मेरे को जान के उनको कुछ उल्टी बात बतानी पड़ती है कि भाई ये कर लीजिए वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती, तब समझ में आएगी, तब लोगों को हम लोग वायर्ड ही इस तरीके से हो गए हैं कि हम लोगों को जब तक डर नहीं दिया जाता है, हाँ, स्टोरी के फॉर्म में कुछ नहीं मिलता तो हम लोगों को समझ नहीं आता, तो नहीं बताया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कुछ डर क्रिएट किया कि भाई अगर डर होगा तो आप ये काम करोगे और डर नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। तो डर को प्रोमिनेंट किया गया। पॉजिटिव मोटिवेशन पे हमारी बॉडी, हमारी साइकोलॉजी उतनी अच्छे से रिएक्ट नहीं करती जितना नेगेटिवली इसका आउटकम बताने से चार्ज हो जाती है। ये कर लीजिए वरना आपका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, तभी ट्रिगर होता है इंसान, आप पूरा ट्रिगर हो जाओगे। तो सोमल जी, हर इंसान को 4 डायरेक्शंस का ही ज्ञान होता है, लेकिन मैंने आपका कंटेंट देखा था तो मैंने देखा कि वास्तु में आप लोग 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। जो वास्तु होता है, पहले के लोग सिर्फ क्या जानते थे? ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। जिनको वास्तुशास्त्र की थोड़ी जानकारी हुई उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट और
साउथ ईस्ट, ये 4 डायरेक्शंस, और बताना स्टार्ट किया कि भाई अब 8 हो गई, 8 डायरेक्शन। 8 डायरेक्शंस हो गई। अब 8 डायरेक्शंस को भी जब हमने प्रॉपर्टीज से रीडिफाइन किया तो हमें पता चला कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन 8 डायरेक्शंस के अलावा भी और सारी डायरेक्शंस में मौजूद हैं। तो हमने क्या पाया कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की एक सब डायरेक्शन है जिसकी एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन थी, 4 मेन डायरेक्शंस थी, 4 सब डायरेक्शंस थी, तो इन सारी डायरेक्शंस के बीच में भी सबकी एक एक सब डायरेक्शंस निकल आई। मतलब आपके पास 16 डायरेक्शंस हो गई। अब जब 16 डायरेक्शन से हमने कोई भी चीज को मैप करना स्टार्ट किया तो हमारे पास और अच्छे रिजल्ट्स आने लगे और अच्छी अच्छी चीजें समझ में आने लगी। तो क्या ये 16 डायरेक्शंस का जो ब्रेकडाउन है ये भी उतना ही पुराना है जितना वास्तु है, या फिर इवॉल्व हो करके हम यहाँ तक आए हैं? 16 डायरेक्शंस का जो ब्रेकडाउन है, अगर आप और पुराने में जाओगे तो हमें ये पढ़ाया गया है कि हमारे जो भी एक स्पेस है, जिस स्पेस में हम रहते हैं, उसमें सबसे आउटर पेरिफेरी पे 32 देवताज या एनर्जी फील्ड्स होती हैं और 2 देवता को मिला करके हम एक डायरेक्शन मानते हैं क्योंकि हमने उनको क्लब कर दिया है। अब हम अगर आपसे देवता के फॉर्म पे बात करेंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन के नाम पे बात करेंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो जब भी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपको अगर जुकाम हो गया है तो आप एक एंटी एलर्जिक ले लीजिए, आपको वो चीज ठीक आ जाएगी। तो ये चीज हमारी कन्वर्सेशन आपको समझ में आएगी। लेकिन जब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करेगा तो वो इस टर्मिनोलॉजी से बात नहीं करेगा। वो कैसे बात करेगा कि ये सॉल्ट दे दें या ये सॉल्ट दे दें। क्यों? क्योंकि आपको भी उस सॉल्ट का मतलब पता है, मुझे भी उस सॉल्ट का मतलब पता है। लेकिन आज मेरे लिए तो ये एक सॉल्ट है, आपके लिए वो सॉल्ट नहीं है, वो एक एंटी एलर्जिक है, जो एक वाइडर टर्म होता है। तो वाइडर टर्म में हम समझें तो देयर आर 16 डायरेक्शंस। 16 डायरेक्शंस के अंदर हम बात करते हैं देयर आर 32 एंट्रेंसेस। देवता। तो 16 डायरेक्शंस हमें लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए मिली है, और हर एक डायरेक्शन में देयर आर 2 देवताज। सो 32 देवताज एंड 16 डायरेक्शंस। ओके। इस तरह से वास्तु काम करता है। वास्तु को हम लोग बहुत आसान भाषा में अगर समझाएं तो क्या होता है, 5 तत्वों की चीजें होती हैं, वो 5 तत्व जिससे हम और आप बने हुए हैं। फिर उसके बाद उसमें 16 डायरेक्शंस होती हैं। अगर उसको और डिफाइन करेंगे तो उसके बाद और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो 45 एनर्जी फील्ड्स या 45 देवताज, इन पे वर्किंग होती है। ओके। इस तरह से हम किसी भी जगह के वास्तु को डिवाइड करते हैं। और कैसे अलग होते हैं? आपने बोला भी 45 देवताज एंड 32 देवताज, इन दोनों में क्या फर्क है? जो 32 जो आपकी पूरी एनर्जी फील्ड होती है, एनर्जी फील्ड जैसे मान लीजिए एक आपका 30/60 का एक रेक्टेंगल है। 30/60 के रेक्टेंगल में सेंटर में जो है वो ब्रह्मा होंगे और सबसे आउटर पेरिफेरी पे 32 देवताज या 32 एनर्जी फील्ड्स होती हैं। तो 32 + 1 33, ये सेंटर और आउटर पेरिफेरी डिफाइन हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो बाकी के बचे हुए 12 देवताज हैं वो डिवाइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पर आप खड़े हो। ईस्ट के डायरेक्शन के देवता अलग हैं, वेस्ट के अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं, साउथ के अलग हैं। ये हम हायर लेवल पे जब बात करते हैं, सर्जरी लेवल पर, तब हम उनकी बात करते हैं। अभी अगर ये बात करेंगे तो हमारी कन्वर्सेशन से हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो वास्तु एक ब्लैंकेट रूल है, दैट मीन्स ऑल रूल्स फिट फॉर ऑल, या फिर ये हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है? देखिए, अभी हमने जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, डॉक्टर की भाषा में ही अगर चलें तो आप अगर जल्दी उठेंगे, टाइम से सोएंगे, सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लेंगे, शाम को बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो आप हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है ना? इतना आपको ये समझ में आया। ऐसे ही वास्तु के कुछ जनरल नियम हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दीजिए, साउथ के डायरेक्शन पे सर रख करके सोइए,
ये जनरल नियम हो गए। लेकिन जब आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आप शिवम है, मैं सौमिल हूँ, आपका काम ए है, मेरा काम बी है, आप एक स्पेसिफिक घर पे रहते हैं, मैं एक स्पेसिफिक घर पे रहता हूँ, आप एक इस तरह से बातचीत करते हैं, मैं इस तरह से बातचीत करता हूँ, तो हम दोनों अलग अलग हैं ना, एक जैसे तो है नहीं। तो हमारे घर का वास्तु भी अलग होगा, हमारी हॉरोस्कोप भी अलग होगी, हमारा नेचर भी अलग होगा। इन तीनों को पकड़ के करेंगे तो हमारा वास्तु के प्रति नजरिया भी अलग होगा। आपका वास्तु कुछ अलग तरीके से बोलेगा, मेरा वास्तु कुछ अलग तरीके से बोलेगा, किसी सर्विस करने वाले का वास्तु अलग तरीके से बोलेगा, किसी बिजनेस करने वाले का वास्तु अलग तरीके से बोलेगा। तो सारा वास्तु जो है वो कस्टमाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड नहीं होता। जनरलाइज्ड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बाकी जब डीपर लेवल पर जाएंगे तो वो सारा कस्टमाइजेशन का खेल आ जाता है। दैट मीन्स कि वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी कम्स इनटू द स्पेस। हाँ जी, जब आप पैदा हुए थे तो आपके घर का कोई एक वास्तु रहा होगा, वो वास्तु वॉज मार्वलस फॉर यू, क्योंकि आप उस घड़ी पे अपने घर पे आए। उसी समय पे कुछ कॉस्मॉस में स्टार्स का कुछ कॉम्बिनेशन रहा होगा, वो कॉम्बिनेशन वॉज ऑल्सो मार्वलस फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो तो लाइफ में आ ही नहीं पाते। यू वर द बेस्ट अमंग देम, तभी आप इस धरती पे आए। आई वॉन द रेस। यू वन द रेस, ठीक है। तो वो रेस हर समय चल रही होती है। रेस जब भी आप जीतते हो, जैसे मान लीजिए आज आपको कोई एक अवार्ड मिला, तो आज आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा दिन है, और आज आपके घर का वास्तु सबसे अच्छा है, क्योंकि आज आप कोई चीज आपको मिली। तो जब आप इस धरती पे आए तो उस दिन आपको एक नया जीवन मिला जो कईयों को नहीं मिलता, ठीक है। तो उस दिन जो कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप पे था, वही हॉर कॉम्बिनेशन आपके घर पे भी था। मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर आपके घर पे अलग अलग कॉर्नर्स में मौजूद होते हैं। जो आपके हॉरोस्कोप पे कॉम्बिनेशन था जब आप पैदा हुए थे, वही कॉम्बिनेशन आपके घर पे किसी किसी कॉर्नर पे मौजूद उस सामान के साथ अलाइंड था। ये दोनों के अलाइनमेंट में आपकी लाइफ की सबसे अच्छी घटना हुई कि आप पैदा हुए। अगर ये अलाइनमेंट हम जिंदगी बनाए रखते हैं तो क्या ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा? और मैं आपको एक चीज बताऊं, देयर इज 95% चांस जिस अलाइनमेंट में आप अपने घर पे पैदा हुए हो, आज 20 साल बाद या तो आपने घर चेंज कर लिया है जब आप कमाने निकले हो, या जब आप कुछ करने निकले हो, या आपने घर का पूरा इंटीरियर चेंज कर लिया है। सेटिंग्स चेंज होती रहती हैं, सारी की सारी सेटिंग चेंज हो गई हैं, और इतनी ज्यादा चेंज हो गई हैं कि आपकी अगर लाइफ में इम्बैलेंसेस, प्रॉब्लम्स, टेंशन और ड्रेनेजेस हैं, तो ये सारी की सारी वही सेटिंग है जो आपके लिए लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। गॉट इट। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि सेटिंग चेंज हो रही, वी नेवर नो कि हम जिसको नहीं पता है वास्तु के बारे में, उसने तो सेटिंग अपनी चेंज करी, चीज़ें उठा करके अलग अलग डायरेक्शंस में रखी। तो क्या ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं कि मैंने अननोइंगली कोई चीज़ सेटिंग ऐसी चेंज कर दी जो मेरे लिए अच्छा हो गया? होता है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हम वास्तु नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते तेरे भी कई सारे दोस्त हैं। जब मैंने भी ये सीख रहा था तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, यार ये मानता क्यों नहीं है। तो अनोइंगली भाई घर पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब दोस्त है तो हॉरोस्कोप भी शेयर कर देगा, और घर जाएंगे तो मैप भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो जो बहुत अच्छी सक्सेस पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ों पे भरोसा नहीं है, आप मानोगे नहीं, उनका एंट्रेंस भी अच्छा है, उनका किचन भी अच्छा है, उनका बेडरूम भी अच्छा है, और उनके जो प्लैनेट्स जिस तरह से उनके हॉरोस्कोप में अलाइंड हैं, अननोइंगली वो उनके घर पर भी अलाइंड है। कभी उन्होंने ऐसा महसूस किया ही नहीं कि यार ये चीज़ खराब भी हो सकती है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, और जितनी भी घर की सेटिंग्स है, कुछ चीज़ें हम ऐसी चेंज करते हैं जिससे उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, वास्तु की वजह से ही पड़ता है, और लोगों को नहीं पता होता है। और अगर हम उसको सही तरीके से वास्तु अप्लाई करके कर देंगे तो हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव के बजाय प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है।
अगर मैं इसको एक अगले लेवल पे बात करूं, अगर हमारी ऑडियंस समझ पाए तो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी जानकारी है और आपको ये पता है कि महादशा इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अंतरदशा इज फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी अंतरदशा चेंज होने के पहले आप अपने घर में कोई ना कोई एक मेजर चेंज कर लोगे, कोई ना कोई सामान वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अंतरदशा चंद्र की थी, चंद्र के बाद दूसरे प्लैनेट की आने वाली है, तो ट्रांजिशन जब होगा तो वो प्लैनेट जो एक्टिव होने वाला है वो घर पे उस जगह पर जो आपके बॉक्स में या आपके हॉरोस्कोप में जो डायरेक्शन में है वो वहां पर जाकर के अपने आप एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिविटी अपने आप हमारे घर में कैसे ना कैसे दिखाई दी जाएगी। वो कैसे दिखाई दी जाएगी? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मेरी जुपिटर की अंतरदशा चेंज हो रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे बेड का बैक खराब हो गया। मैं घर पे नहीं था तो मैंने बोला घर किसी से कि यार इसको चेंज करवा दो, तो लड़का अपने आप ही गया और गोल्डन कलर का कपड़ा ले आया और उसने बेड के बैक में लगा दिया। तब तो मेरे को ध्यान नहीं आया, जब मैंने वापस एज अ पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी यार गोल्डन क्यों ले आया ये, तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि यार ये तो जुपिटर की अंतरदशा का समय आने वाला है। और जुपिटर कैसा होता है? जुपिटर अगर आप देखोगे दूर से तो वो सबसे बड़ा चमकता हुआ प्लैनेट है, तो वो गोल्ड कलर से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, बड़ी चीजों से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। और वो जिस बॉक्स की डायरेक्शन में था उसी बॉक्स की डायरेक्शन में मैं सोता हूँ, वहीं पर उसने आकर के प्रोमिनेंटली जगह बना ली। उस अंतरदशा ने खुद से अपनी जगह बनाई। तो Great. जब हम किसी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो हम ये भी उससे पता करते हैं कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि आप अपने घर को रेनोवेट कराए थे, कोई नया रूम ऐड ऑन कराए थे, कोई एक नई फ्रिज, एक नई वॉशिंग मशीन या कुछ भी एक ऐसा आइटम लेके आए हैं जिसको नोइंगली अननोइंगली आपको नहीं पता, लेकिन जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पे कि हाँ इस दिन इस समय मैंने कुछ तो नया किया था और उसके बाद ये ऐसा होना शुरू हुआ। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो इस वजह से जनरेट हो रही है। मैंने कई सारे वास्तु एक्सपर्ट्स को देखा है, वो आते हैं अपने विजिट पे और अपने साथ कंपास लेकर के आते हैं। और मैंने आपके काम करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दिया उस पर कि आप मैप बनाकर ही काम करते हैं। तो क्या मैप बनाना ही ज़रूरी होता है या फिर सिंपली कंपास लेके भी काम चलाया जा सकता है? देखिए, काम चलाना और रिजल्ट्स देना दोनों में अंतर होता है। अगर आपने अच्छे से इलाज करवाना है अपना तो उस डॉक्टर पे भरोसा करोगे जो आपका टेस्ट करवा करके विद प्रूफ कह रहा है कि देखिए ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, या दूसरे डॉक्टर से जो आपको सिर्फ एक आला लगा करके बोल देता है यार तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है मैं दवा दे देता हूँ। माइट भी वो सही होगा लेकिन आपको उतना ट्रस्ट नहीं आएगा। ट्रस्ट कब आएगा? जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो बोल रहा है वो मेरे टेस्ट पे भी निकल के आ रहा है। सेम चीज जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमने अंदाजे से बनवा लिया, अंदाजे से चीजें कर ली, अंदाजे से हमने सोच लिया कि यार हो सकता है तुम्हारे इस डायरेक्शन में ये रखा हो तो तुम इसको सही कर लेना, हो सकता है। और जब हमने एग्जैक्टली टू द स्केल मैप बनाया, आप मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो और उस मैप में जब मैंने 16 डायरेक्शंस को मार्कआउट कर दिया और मैं उसको सर्कल करता जा रहा हूँ कि यार ये देखो आपने एक प्रॉब्लम मेरे से शेयर करी, प्रॉब्लम ये शेयर करी कि मुझे लोगों से मिलने में अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो मुझे काटने को दौड़ते हैं। ये बोलते बोलते आपके घर का मैप मेरे हाथ में है। मैंने देखा ईस्ट की डायरेक्शन में आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। वॉशिंग मशीन का काम होता है उठा पटक करना, आपके दिमाग में भी वही उठा पटक चल रही है लोगों से मिलने में। आप बोलते जा रहे हो, मैं मैच करता जा रहा हूं। इससे अच्छा मेथड हो नहीं सकता। आपके घर में मैं आया और मैंने देखा कि यार वॉशिंग मशीन कहीं तो रखी है, ये ईस्ट में रखी है या नहीं रखी है। आधे मन से मैंने बोला कि ये कर लो,
किस वाले सिनेरियो में आपको ज्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा? मैप में डेफिनेटली ज़्यादा प्रिसिजन होगा, और तो 16 अगर हम लोग ने 16 डायरेक्शंस बनाई हुई तो डेफिनेटली प्रिसिजन और भी ज़्यादा नैरो डाउन हो जाता है। हाँ जी, 16 डायरेक्शंस का मतलब हम कोई भी डायरेक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री की वो डायरेक्शन आएगी। मान लीजिए मैं आपके घर के सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और आपका घर थोड़ा सा बड़ा है। घर बड़ा होने के साथ साथ सेंटर वाला हिस्सा थोड़ा सा क्लमजी सा है या पाइल्ड अप सा है, और उसके पीछे 2 वॉल्स के पीछे कुछ सामान रखा है, तो मेरा कॉम्पस तो फेल हो जाएगा घर के अंदर खड़े होकर के कि भाई 2 वॉल के पीछे क्या रखा हुआ है। लेकिन जब मैप होगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि यार 2 वॉल के पीछे ये सामान रखा हुआ है, और आई विल बी कमिंग टू योर हाउस मोर प्रिपेयर्ड विद मोर आंसर्स एंड विद बेटर सॉल्यूशंस। अभी आपने सेंटर की बात बोली, तो सेंटर के लिए ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो सेंटर्स, इज इट समथिंग लाइक कि मैं अपने घर के एक एस्टिमेटेड सेंटर पे खड़ा हूँ, वही मेरा सेंटर है, या जो आप लोग मैप बनाते हो उसके हिसाब से सेंटर का कुछ और ज्योमेट्री होता है? देखिए, आजकल फ्लैट सिस्टम है। पहले घर ज़्यादातर लोगों के रेक्टेंगल होते थे। रेक्टेंगल होने के साथ साथ आपको अंदाजे से समझ में आ जाता था कि यार हमारा सेंटर ना इस जगह पर मोटा मोटी आएगा। ये वॉल से इस वॉल को एक डायगनली इमेजिनरी लाइन खींची, उस वॉल से इस वॉल को एक डायगनली इमेजिनरी लाइन खींची, और अब हमारा एक ये सेंटर आ गया। तो वो सेंटर पे खड़े होकर के जब भी हमने कॉम्पस निकाला तो हमें मोटा मोटी समझ में आ गया कि हमारे घर में 8 डायरेक्शंस कहाँ पर हैं। आजकल फ्लैट सिस्टम है। फ्लैट इज नेवर रेक्टेंगुलर। वो जिगजैग वे में लोग बना देते हैं। क्यों? कभी उनको ज़्यादा ओपन स्पेस छोड़ना होता है, कभी उनके पास कम जगह में ज़्यादा चीज़ें निकालनी होती हैं, कभी उनको कोई कॉमन पैसेज निकालना होता है। तो इस वजह से जब हम ऑटोकैड पे नक्शा बनवाते हैं तो हमको उसका सेंटर ऑफ मास निकाल करके एग्जैक्ट सेंटर पता चल जाता है कि हाँ ये सेंटर है। ओके, तो दोनों ही तरीके सही हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, अगर आपका घर बड़ा है और आप अच्छे से पता कर सकते हो तो सही है, और अगर आपका घर थोड़ा जिग-जैग वे में है तो वी वुड सजेस्ट कि ऑटोकैड का सेंटर ही सेंटर मानिए। ऑलराइट। मैंने कई सारे लोगों को कहते सुना है कि वास्तु मेरे लिए काम ही नहीं करा। जब वास्तु इतना ज़्यादा साइंटिफिक है तो वो सबके लिए आई बिलीव काम करना ही चाहिए। तो ऐसे लोग क्यों होते हैं जो कहते हैं कि मेरे लिए वास्तु काम नहीं कर रहा? ऐसे लोगों से मुझे कुछ सवाल करने पड़ेंगे कि आपको वास्तु में पहले प्रॉब्लम क्या थी। जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को क्या वास्तु वाले ने या जिस व्यक्ति से आपने वास्तु कराया उसने उसको मैप किया? क्योंकि अगर प्रॉब्लम मैप नहीं करी तो फिर आप उसकी जड़ पे नहीं पहुंचे। आपने एक लेजर पॉइंटेड फोकस होता है, और एक होता है कि हमें मशीन गन मिल गई और हमने गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो आपको क्या लगता है कि स्नाइपर ज्यादा अच्छे से काम करता है या मशीन गन? मशीन गन जो होती है वो नुकसान ज्यादा करती है, स्नाइपर जो होता है वो शार्प टारगेट करता है। तो सबसे पहले तो मैं जिसको रिजल्ट नहीं आया उससे पूछना चाहूंगा कि क्या जो रिजल्ट नहीं आया वो आपके व्यापार से रिलेटेड था? अगर व्यापार से रिलेटेड था तो वास्तु में चेंजेस करने के साथ साथ क्या आपने व्यापार क्यों नहीं चल रहा है इसके क्वेश्चंस को भी ध्यान में दिया? हम जब बात करते हैं तो हम ये भी पूछते हैं सामने वाले से कि व्यापार में क्या कोई कमी समझ में आ रही है आपको? अगर आपने सिर्फ बोला कि मेरे पैसे फंसे हैं, तो पैसे फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं? सामने वाला देना नहीं चाहता, उसके पास नहीं है, आप मांग नहीं पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी जड़ पे पहुंचना है। अगर उसके पास नहीं है तो फिर आपको नहीं दे रहा, तो फिर आपका वास्तु कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसके पास नहीं आएंगे तब तक वो आपको नहीं दे सकता। आप अगर मांग नहीं पा रहे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको डर लगता है कि आप पैसे मांगोगे और उसने आपसे व्यापार बंद कर दिया तो दूसरा जोन आएगा। तो हर एक व्यापार या कोई भी वास्तु के साथ करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ आपको उसकी जड़ पे जाना पड़ता है। जड़ पे जाने के बाद आप जब उसका इलाज करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो क्या व्यापार और घर दोनों के लिए वास्तु भी अलग अलग होते हैं? हाँ, कुछ भी चीज़ें आप बात करोगे
बात करने के साथ साथ हम उनको मैप करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं ये घर से रिलेटेड हैं या व्यापार या कि ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम इनसे रिलेटेड है। तो आप सोल्यूशन कहाँ पे देंगे? जैसे मान लीजिए अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है, सो इज इट समथिंग लाइक कि आप घर में रेमेडी देंगे या वास्तु में कुछ चेंजेस कराएंगे या उनके व्यापार के स्थान पे कराएंगे चेंजेस? इसी का मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको नई अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही। नई अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आना का मतलब आपकी लाइफ में कोई भी नई चीज आई और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है? तो ये घर पे ज्यादा समय आप बिता रहे हो, ये घर से रिलेटेड काम हो गया। आप बोलो कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर तो होंगे तभी जब आपका व्यापार होगा, तो ये व्यापार से रिलेटेड काम हो गया, यानी कि आपके शोरूम या फैक्ट्री या ऑफिस में प्रॉब्लम है। आप बोलो मुझे नींद अच्छी नहीं आ रही, ये घर से ये रिलेटेड है। घर से रिलेटेड हो गया। आप बोलो मेरे घर में नौकर नहीं टिक रहे, घर से रिलेटेड हो गया। आप बोलो मेरे स्टाफ नहीं टिक रहे, ऑफिस से रिलेटेड हो गया। और जैसे हम मेरी आपसे बात हुई, आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरे पैसे नहीं आ रहे, मेरे पैसे फंस रहे हैं, पेमेंट्स नहीं आ रहे, तो ये घर से रिलेटेड होगा या फिर ये मुझे तो लगता है बिजनेस से रिलेटेड होगा क्या? बिजनेस से पहला लेवल होगा कि बिजनेस वाली प्लेस को बैलेंस कर देना। जब वहां से नहीं सोल्यूशन आएगा तब फिर हम आपके घर को भी देखेंगे। और जनरली मैं जब किसी का काम करता हूं तो घर और ऑफिस पैरेलली चल रहा होता है, क्योंकि घर से आपको वो एनर्जी मिलती है जिससे आप रिचार्ज होते हो। मोबाइल दिन भर आप चलाते हो काम करने में, घर जा कर के उसको चार्जिंग पे लगाते हो कि भाई अब रात भर तू चार्ज हो जा, कल फिर अपन अच्छे से काम करेंगे। सेम चीज विद यू ऑल्सो, कि आप घर जाओगे और घर पे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तब तो आप काम में अच्छे से वर्क और आउटपुट दे पाओगे। घर के बर्डन को ऑफिस में लेकर के आओगे तो ऑफिस में भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। तो दोनों घर और बिजनेस का वास्तु दोनों साथ में होना जरूरी है, तभी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। आप सिर्फ व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ऑफिस करवाना है, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ आपका एक घर परिवार भी है जिसको आपको समय देना है, और दोनों को ही बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। आप सिर्फ अगर नौकरी कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ अपना घर का वास्तु कराना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने की जगह जहां पर आप जा रहे हो वहां पर तो ओनर कोई और है, वहां पर आप कुछ भी वास्तु करोगे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कम होगा, बिकॉज यू आर नॉट द की डिसीजन मेकर। घर के लिए यू आर द की डिसीजन मेकर, तो घर का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो अगर घर भी रेंट का हो तो क्या उसका भी वास्तु हमें कराने की जरूरत है? बिल्कुल कराने की जरूरत है। आप ये सोचिए, आप 3 घंटे की मूवी देखने जाते हो, किराए की सीट पर बैठते हो और बॉर्डर मूवी देखते हो। जब सुनील शेट्टी माइन लेकर के टैंक की तरफ दौड़ता है तो क्या आपके मन से आवाज नहीं आती यार उसकी जगह मैं होता तो मैं दौड़ जाता? हाँ ऐसा। तो 3 घंटे ने इतना इम्पैक्ट करा, और आज आप 6 महीने, 1 साल, 3 महीने रेंट पे ले रहे हो जगह, तो वो जगह आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करेगी आप ये सोचिए। तो उस जगह पे हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा काम मत करिए कि जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको प्रॉब्लम हो। यूज कलर थेरेपीज, टेप्स एंड 3D रेमेडीज। जो हम घर चेंज करें, ऑफिस चेंज करें, फैक्ट्री चेंज करें, तो अपने साथ हम उनको ले जाएं। जब तक हैं वहां पर बैलेंस स्टेट पे काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। सौमिल जी, अगर कोई इंसान नए घर में मूव कर रहा है, नया घर, चाहे वो पर्सनल स्पेस हो चाहे वो रेंट की स्पेस हो, ऐसी 3 कौन सी वास्तु की बातें हो सकती हैं जो उसको बहुत ध्यान देना चाहिए? देखिए, कोई भी घर पे अगर हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एंट्रेंस मैटर करता है। एंट्रेंस जो होता है वो पॉजिटिव अगर है तो आपकी लाइफ को वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो हम वास्तु में क्या मानते हैं कि एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट वेस्ट, एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट साउथ, ये कोई भी एंट्रेंस अगर आपको मिल रही है तो आप ले लीजिए। हाँ, इनके बीच की कोई डायरेक्शन मिल रही है तो उसको अवॉइड करिए। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को 100% अवॉइड करिए, क्योंकि वो ट्रीट करने के बाद भी रिजल्ट्स नेगेटिव ही देती है। सो दिस इज वन फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज, अब अगर आप घर पे आ गए हो तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? किचन से। तो किचन जो है वो आपका साउथ
साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है। ये दोनों डायरेक्शन में अगर है तो अच्छा है। इसके अलावा 2 डायरेक्शंस में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। इन दोनों डायरेक्शंस के किचन को हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा और बाकी अगर किसी दिशा में है तो उसको ट्रीट करा जा सकता है। मैंने आपको बेस्ट बता दिया, मैंने आपको वर्स्ट बता दिया और मैंने आपको ट्रीटेबल बता दिया। एंड व्हाट्स द थर्ड टिप? थर्ड टिप इज, तीसरा जो पार्ट है हमारी लाइफ का, दैट इज डिस्पोजल। हम घर पे आ गए, हमने एनर्जी ले ली, अब जो नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और जो हमने खाना खाया है उसमें भी जो बैड फूड है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो हमें टॉयलेट्स जो हैं वो ऐसी डायरेक्शंस में देखनी चाहिए जहाँ पे या तो ट्रीटेबल हो और या तो उनके लिए आइडियल जोन हो। ट्रीटेबल लगभग सारी डायरेक्शंस में होती है, 2 डायरेक्शंस में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, दैट इज अ बिग नो। वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, और उसके अलावा पूरे घर में कहीं भी टॉयलेट होगी तो उसको ट्रीट करा जा सकता है। अगर आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहाँ कोई टॉयलेट मिल रही है तो दैट इज वेरी गुड। ओके, ये 3 टिप्स आपने हम सबको बताई। अब एक ये भी चीज़ बताइए कि ये 3 चीज़ें अगर अलाइन हो रही हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर देखने के लिए मिल सकता है? अगर आपकी लाइफ में एंट्रेंस अच्छी है, पॉजिटिव एंट्रेंस ब्रिंग्स prosperity, good connections, linkages with good people, a lot of opportunities, and the list is endless. नेगेटिव एंट्रेंस आपको एक लाइफ के पैटर्न में ऐसी जगह हैमर करेगी जो आपको बार बार समझ में आएगा। बहुत लोग मेरे से कहते हैं यार मेरे घर में चोरियां हो रही हैं, ठीक है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, गेट को ट्रीट कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और गेट को ट्रीट करने का केवल यही उपाय है कि हमें अपने गेट का डायरेक्शन चेंज करना है? नहीं, हम क्या बोलते हैं, बिना तोड़फोड़ का वास्तु। आप अपने घर पे अगर साउथ ईस्ट का डायरेक्शन पे गेट लगा हुआ है तो टेक अ 4 इंच लॉन्ग टेप, उसको दहलीज पर चौखट की एक तरफ से दूसरी तरफ तक चौखट पे 2-2 इंच ऊपर चढ़ा करके लगा दीजिए और वो गेट ट्रीट हो जाएगा। कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। और जो बाकी 2 टिप्स आपने दी उनका क्या इम्पैक्ट होता है? किचन अगर आपका गलत डायरेक्शन पे बना हुआ है तो किचन क्या होता है, अग्नि। अग्नि हर एक चीज को जला देती है, तो अग्नि अगर सही जगह पर होगी तो वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी। अगर गलत डायरेक्शन में है, मान लीजिए हम मोटा मोटी चलते हैं, 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अग्नि अगर अग्नि की जगह पर है तो वो बेस्ट है। जल की जगह पर है तो जल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको वो जला देगी। तो वहां पर आपने ग्रीन स्टोन गैस बर्नर के नीचे रख लेना है। अगर वो स्पेस एलिमेंट की जगह पर है तो वहां पर येलो स्टोन आपने गैस बर्नर के नीचे रख लेना है। इन शॉर्ट, नॉर्थ से साउथ के बीच में अगर आपका किचन है तो आप अपने गैस बर्नर के नीचे एक ग्रीन स्टोन रख लीजिए, और साउथ से लेकर के नॉर्थ के बीच में आपका अगर गैस बर्नर है तो उसके नीचे आप एक येलो स्टोन रख लीजिए। आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम जो कि रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ किचन से है वो दूर हो जाएगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट डिस्पोजल? जो वॉशरूम है, वॉशरूम का काम होता है चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर देना। हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में मना इसलिए करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इज योर हेड। हेड मतलब आपके अच्छे थॉट्स, अच्छे आइडियाज, सारी चीज़ों को वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। साउथ वेस्ट इज योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में गांठ पड़ जाना या छूट जाना, इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये नेगेटिव जोन ही कंसिडर करे जाते हैं। और बचपन में हमने पढ़ा था कि नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा। इसके अलावा अब जो 11 डायरेक्शंस बची हैं, उन 11 डायरेक्शंस को हम जोन्स में या एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिस भी एलिमेंट की वो डायरेक्शन है उस कलर का 4 इंच लॉन्ग टेप, कमोड, इंग्लिश कमोड है तो यू शेप में 3 तरफ, और इंडियन कमोड है तो उसको चारों तरफ बॉक्स बना करके आप उस पर लगा देंगे तो भी आपको 70-80% प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट समझ में आने लगेगा।
ओके, बट आपने ऐसा क्यों बोला 70-80%? वो 20% कहाँ पे रह जाता है? 20% आप ये समझिए कि हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट का थोड़ा थोड़ा ट्वीकिंग दिखाई देने लगती है कि कुछ ना कुछ तो वो असर कर ही रहा है। 100% कोई भी चीज़ ट्रीटेबल नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। ये सामने वाले क्लाइंट को भी बताना ज़रूरी है। ओवर एक्सपेक्टेशन लीड्स टू ओवर डिससेटिस्फैक्शन। हमें रिजल्ट 90-95% मिलते हैं, लेकिन हम 60-70-80% इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले का भी माइंड मेकअप रहे कि सिर्फ वास्तु की वजह से वो अपने कर्म करने ना छोड़ दे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वास्तु के रिजल्ट्स लगभग कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने के लिए मिलते हैं? अगर हमने आज कोई रेमेडी करा, आज कोई चेंज करा, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इतने टाइम बाद दिस इज द टाइम कि हाँ मुझे फर्क दिख रहा है? हम जनरली बताते हैं कि अगर हमने फर्स्ट लेवल का रेमेडी करा, फर्स्ट लेवल की रेमेडी करने के बाद जिस भी दिन आपने वो लास्ट रेमेडी करा जो हमने आपको लिस्ट में दिया है, उसके 21 डेज में आपको धीरे से समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरी लाइफ में थोड़ा सा चेंज होने लगा। वो समझ में कैसे आ सकता है? आप रोड पे जा रहे हो, आपको स्पीड ब्रेकर धीरे से सॉफ्ट लगने लगे, यानी कि आपकी गाड़ी में उतने झटके नहीं लग रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर आप ताश खेल रहे हो तो आपके सारे पत्ते सीधे पड़ने लगे, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें ना आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगती है। कोई ये सोचे कि यार एकदम से कोई आएगा और एकदम से मेरी छत फटेगी और एकदम से पैसा गिरने लगेगा, नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने अपनी लाइफ को गड़बड़ किया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली वास्तु आपकी लाइफ को ठीक करना स्टार्ट कर देगा। आपका सबकॉन्शियस आपको बताएगा कि आप एक अच्छे पाथ में चल रहे हो और यू आर गेटिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो ये लेवल क्या है? आपने भी लेवल 1 की बात करी, आगे के लेवल्स कैसे होते हैं और कैसे आप लोग ने लेवल्स को डिवाइड करा हुआ है? देखिए, वास्तु या कोई भी काम जो होता है वो लेवल्स में होता है। आप अगर सर्जरी कराने जाओगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा कि आपकी बॉडी के वाइटल्स को सही करेगा, फिर उसके बाद वो बीपी शुगर को नॉर्मल करेगा, फिर उसके बाद वो सर्जरी करेगा। आप कभी भी किसी से कंसल्टेशन लेते हो और वो एक बार में आपको 20 रेमेडी बता देगा। आज आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है सही स्पेस के अलाइनमेंट में रहने की। आज आप पहले दिन जिम जाओगे और कोई आपसे बोले कि यार आप ये 50 किलो का डंबल है, इससे आप उठा लो और 10 रेपिटेशन मार दो, हो सकता है आप उठा लो, लेकिन नेक्स्ट डे जो पेन होगा दैट वुड बी अनबेरेबल। तो अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करते हो तो वो कहेगा कि हम 50 पे जाएंगे लेकिन 3 महीने बाद जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 5 से या 10 से। पहले वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी को एनालाइज करेगा, फिर वो धीरे धीरे वेट बढ़ाएगा। उससे आपको आपका एक फर्स्ट डे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा फैट छट रहा है, दूसरे महीने हाँ मेरे को मसल्स गेन हो रही है, तीसरे महीने हाँ मैंने अब वेट उठाना शुरू कर दिया है। दैट वुड बी अ जर्नी, दैट वुड बी नॉट अ बम्पी जर्नी, वो एक स्मूथ जर्नी होगी। तो वास्तु क्या है, आपको नीचे से ऊपर एक स्मूथ प्रोसेस पे ले जाता है, उस तरह से वर्क करता है। मेक सेंस। तो जैसे आप इस रूम में बैठे हैं मेरे साथ, मैंने इस रूम को बनाया है थोड़ा सा डार्क थीम पे रखा है, तो क्या ये कलर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं? क्या ये डार्क थीम और क्या लाइट का बहुत ज़्यादा रोल है वास्तु में? हर चीज का रोल होता है वास्तु में। हम बोलते हैं 5 तत्व, आपके पीछे ब्लू हो रखा है। अगर हम नॉर्थ की दिशा में बैठे हुए हैं जो कि जल की दिशा है, तो ये इसके लिए अच्छी दिशा है। अगर आपके पीछे साउथ का जोन है और आप मेरे से बोलते हो कि यार मेरे को ना, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे फेम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह ये ब्लू कलर हो सकता है, क्योंकि ये कलर वाटर का है और साउथ की दिशा फायर की है। फायर में वाटर आ गया तो फायर को भी इम्बैलेंस कर देगा और वाटर भी इम्बैलेंस हो जाएगा, तो डुअल परेशानी देगा आपको। तो कोई भी कलर हम चूज करते हैं तो उसके पीछे हम ये देखते हैं कि वो 5 तत्वों में किस तत्व का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस जगह वो हो रखा है वो 5 तत्वों में किस जोन, मतलब किस कलर का वो जोन है, किस एलिमेंट का वो जोन है। तो अगर हमने वॉल को कराया ही वाइट है तो क्या वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है? हाँ, जो पेस्टल कलर्स होते हैं वो न्यूट्रल कलर माने जाते हैं, उनका वास्तु पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। आप कोई भी फैंडक के स्टार्टिंग के कलर्स आप चूज करोगे जो सारे के सारे पेस्टल होते हैं, माइट बी पेस्टल येलो, क्रीम, बेज, ऑफ वाइट, लाइट ग्रे,
कोई भी आप पेस्टल कलर ले लोगे उसका बहुत मिनिमलिस्टिक इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट सब चीज़ का होता है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का बहुत कम होता है। तो जो बहुत कम वाले हैं वो हम चीज़ें रिकमेंड करते हैं। तो अगर घर पे वाइट कलर या फिर पेस्टल कलर कराया जाए तो हम लोग वास्तु के कई सारे दोषों को कम कर सकते हैं। हाँ, अगर हम घर पे ऑफ वाइट कलर, पेस्टल कलर करवाते हैं तो जो कलर की वजह से वास्तु दोष आने वाला है वो आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे देखा है उनको ऑल ब्लैक थीम पसंद है। ब्लैक थीम अगर है, सिर्फ एक तरफ की डायरेक्शन यानी कि स्पेस की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन, इन दोनों को तो उसने ब्लैक थीम ने बैलेंस कर दिया। लेकिन उसी ब्लैक थीम ने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि अर्थ एलिमेंट है और साउथ और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो कि फायर एलिमेंट है उसको इम्बैलेंस कर दिया। तो किसी जोन को उसने बैलेंस कर दिया और किसी को इम्बैलेंस कर दिया। अब हमने पेस्टल कलर कराया तो ना वो बैलेंस कर रही है ना वो इम्बैलेंस कर रही है। स्पेस को नेचुरली बिहेव करने के लिए वो अलाइन कर रही है। ओके, तो आज मैंने आपसे जाना कि अगर हम लोग अपने कलर से बहुत ज़्यादा वास्तु के इम्पैक्ट को सही कर सकते हैं। एंट्रेंस का आपने बताया कि हम लोग वहाँ पे टेप लगा करके डायरेक्शन के हिसाब से उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी टिप्स आपने दी। तो मैंने ही सुना है कि 99% वास्तु बिना तोड़-फोड़ के करा जा सकता है, तो क्या ये भी सच है? हाँ, वास्तु क्या है? वास्तु है आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, कोई बात हमें खराब लगी, हमने एक दूसरे का सर फोड़ने का मन बना लिया और लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन हमारे आपके साथ कोई एक थर्ड व्यक्ति है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और वो यहीं पर बैठा हुआ है और वो बीच में आकर के बैठ गया, क्या हम एक दूसरे का सर फोड़ेंगे? हम नहीं फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच वाला जो व्यक्ति है उसने आकर के एक मध्यस्थता का काम कर लिया, मतलब ही इज लाइक अ मिडिल पर्सन। तो जब हम बात करते हैं कि भाई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को काट रहा है, अगर कहीं आग लगती है तो आप पानी डालते हो, पानी आग को काट रही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई बीच का व्यक्ति आ जाए जो ये दोनों को काटना बंद कर दे। तो हम जनरली एक कहानी सुनाते हैं कि जल से पैदा होती है वायु, वायु यानी कि पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से ही पैदा होती है अग्नि। तो जब वायु को अगर हम बीच में इंट्रोड्यूस कर देंगे यानी कि ग्रीन कलर की चीजें, तो ये चीजों का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे साउथ की डायरेक्शन में ब्लू कलर के सोफे रखे हुए हैं और आपने उसके नीचे ग्रीन कलर का रग डाल दिया, तो वो जो सोफे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे थे आज वो न्यूट्रलाइज हो गए। ना हमें सोफे का कपड़ा चेंज करना पड़ा और ना हमें सोफे वहां से हटाने पड़े। तो इसे बोलते हैं बिना तोड़फोड़ का वास्तु। तो इसी तरीके से हर इंसान अपने घर के वास्तु को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। हाँ, हम यही कहते हैं कि आप अपने घर पे जो कि अभी मिसअलाइंड है, इसको कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी है। आज आपकी गाड़ी खराब है, उसको ट्वीक करके इतना अच्छा कर लीजिए कि वो आपको अच्छा एवरेज देने लगे, अच्छे से चलने लगे, आपकी लाइफ को सुधार कर ले। जब सब चीज़ सुधर जाएगी, आपका व्यवहार सुधर जाएगा, आपका हाव भाव, आपके व्यवहार सुधर जाएगा, तो आप कहोगे कि यार इसको अपग्रेड करा जाए, अब ये गाड़ी पुरानी हो गई है। जब आप अपग्रेड करोगे तब आपको और अच्छे से रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तब हम आपको वो सजेस्ट करेंगे जो आपकी हॉरोस्कोप, आपकी चीज़ों के साथ अलाइंड है, और आप और अच्छे से प्रोग्रेस करने लग जाओगे। एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे फादर हमेशा मुझसे बोलते थे कि नॉर्थ की तरफ पैर ना करके सो। तो क्या हमारे सोने के डायरेक्शन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे थॉट्स के ऊपर? और क्या ये चीज़ भी वास्तु से रिलेटेड है? आपने स्टार्टिंग में बोला कि वास्तु साइंस है। हम जो सर नॉर्थ की तरफ नहीं सोते उसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि नॉर्थ क्या है? नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ पोल। हम जब कॉम्पस लेते हैं तो कॉम्पस में क्या होता है? एक आयरन पार्टिकल होता है जो कि ट्रू नॉर्थ की तरफ दिखाना लगता है। इसका मतलब नॉर्थ में कोई मैग्नेट है और आयरन पार्टिकल को वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आयरन पार्टिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपको ये पता है कि हमारी बॉडी पे बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे एलिमेंट्स थोड़े थोड़े हैं, सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे विटामिन्स हैं, सब कुछ है। इसका मतलब हमारी बॉडी में आयरन पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। हमारी बॉडी में जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में रहते हैं। आपका जो हार्ट है वो पंपिंग का काम करता है।
पंपिंग का काम करता है, तो जो पैर की तरफ नर्व्स जाती हैं वो मोटी होती हैं, जो सर की तरफ नर्व्स जाती हैं वो पतली होती हैं। सर की तरफ अगर आपने सर को नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया है या नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहे हैं, तो आयरन पार्टिकल्स आपका ब्लड जो है वो सर की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्थ से खिंच रहा है, और हार्ट भी आपको पंप कर रहा है सर की तरफ। तो आपके सर में पंपिंग ऑफ ब्लड बढ़ जाती है। आपको नींद कब नहीं आती? जब आपके थॉट्स ज्यादा आते हैं, जब आप रेस्टलेस महसूस करते हैं। तो जब आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोते हैं तो आप रेस्टलेसनेस ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि हार्ट भी पंप कर रहा है और आपका नेचुरली नॉर्थ भी आप इसी तरह है। तो इस वजह से हमें इसको नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है साउथ में रखने का? हाँ, बेस्ट डायरेक्शन अगर आप वैसे करना चाहो तो बेस्ट इज साउथ के में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ईस्ट में रख सकते हो, फिर वेस्ट, एंड वर्स्ट इज नॉर्थ। ओके। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इज साउथ। आजकल लोगों के घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स रहती हैं, बहुत लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं आज के टाइम पे, और इसकी वजह से ना डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या इसको भी हम वास्तु के थ्रू सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। आपने 3 चीज़ों की बात करी। पहला, रिश्ते खराब हो रहे हैं, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा एंजाइटी। रिश्तों की जब भी बात करते हैं तो हम घर पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में इम्बैलेंस होंगे तो रिश्ते खराब होंगे। फिर हम ये देखते हैं कि क्या जो व्यक्ति ये तीनों बातें कर रहा है उसके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि एंजाइटी दे रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन दे रहा है, और साउथ वेस्ट, ये 3 जोन में क्या क्या इम्बैलेंसेस हैं। उन इम्बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसको रिजल्ट समझ में आने लगता है। अब आप बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? साउथ वेस्ट में वॉल पे क्रैक्स हो सकते हैं, क्रैक्स होंगे तो रिश्तों में भी क्रैक्स होंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट में हो सकता है वो सो रहा हो, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है उसके घर का सामान रखा हो जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। तो तीनों जोन ट्रिगर हो गए। अब हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई साउथ वेस्ट की वॉल को रीपेंट करा करके बढ़िया सा अपना फैमिली एल्बम लगा लो या फैमिली फोटोग्राफ लगा लो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का सामान रिलोकेट कर दो, और ईस्ट साउथ ईस्ट से खुद रिलोकेट होकर के रूम में अगर ईस्ट की जगह मिल रही है तो ईस्ट में आ जाओ, नहीं तो रूम चेंज कर लो। ये इतना सा करने पे ही आपको 20-21 दिन में टेंशन रिलीफ होती हुई समझ में आ जाएगी। तो फिर अब और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो आपने बता दिया कि फोटो कहाँ पे लगानी है फैमिली की। लोग अपने घर में अपनी सुविधा और अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग वॉल्स पे फोटोग्राफ्स लगाते हैं, कभी अपनी फैमिली की लगाते हैं, कभी अपनी खुद की लगाते हैं, और एट टाइम्स लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी लगाते हैं। तो क्या ये भी वास्तु पे इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? आप सोचो, आपके फोन में एक लोगो बना हुआ है, वो भी आधा कटा हुआ। उस आधे कटे हुए लोगो के चक्कर में लोग अपनी किडनी बेच करके और क्या क्या खरीद लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वो लोगो चाहिए। बाय बिकॉज दैट लोगो इज गिविंग देम अ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ तो ट्रिगर कर रहा है जिसकी वजह से लोग अपनी किडनी बेच रहे हैं। उसी तरह से हमारे घर में एक एक चीज सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रही होती है। फोटोग्राफ, अगर फैमिली फोटोग्राफ है तो आपके रिश्ते को बता रही है। इंडिविजुअल फोटोग्राफ है तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बहुत देर देखेंगे तो उसके अंदर कोई एक इमोशन होगा, कुछ चीज वो बोल रही होगी। वो जो बोल रही है प्लस वो जोन का जो एट्रीब्यूट है, वो दोनों चीजें मिलकर के आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही होंगी या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होंगी। तो हम सिंपली क्या कहते हैं, घर की कोई भी चीज जो एक इमोशन कन्वे कर रही है, वो इमोशन जो कन्वे कर रही है प्लस एट्रीब्यूट ऑफ द जोन, ये दोनों मिलाकर के आप एक बाय प्रोडक्ट हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो। मैनिफेस्टेशन और वास्तु में कितना रिलेशन है? मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन की थ्योरी ये बोलती है कि आपको कोई चीज चाहिए तो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो वो चीज पूरा करने में आपकी मदद करेगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए क्या कोई एक जरिया है? वो जरिया है आपके घर का वास्तु। आप अगर अपने घर को पॉजिटिवली अलाइन कर लेते हो
तो वो एक एनर्जी सिग्नल उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को भेजता है कि यस आई एम अलाइंड, नाउ आई डिजर्व बेटर, नाउ आई वांट टू बी हैप्पियर। और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपको वो सारी चीजें डिलीवर करने में हेल्प करता है। क्यों? ये वास्तु जो लोग कहते हैं कि मैंने इस घर में एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि ये बाथरूम खराब है और इसको मैंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने तो कॉन्शियस लेवल पर बंद कर दिया, सब कॉन्शियस लेवल जो कि 90% ऑफ द टाइम आपका काम कर रहा है, उसको तो पता है कि वहां पर कुछ रखा हुआ है जो हमारे लिए खराब है। तो वो 90% को कैसे ठीक करोगे? उसके लिए तो आपको टेप लगाना पड़ेगा या उसको हटवाना पड़ेगा। यही लोग मात खा जाते हैं कि उसको हटवाने में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि उसको टेप लगा लो, 90% उसका इलाज हो गया। अभी तक तो 10% भी नहीं था, अब 90% हो गया, तो अब आपको समझ में रिजल्ट्स और अच्छे से आने लगेंगे। और अगर इंसान मानता ही नहीं वास्तु में, मान लीजिए किसी का बिलीफ है नहीं, किसी के कहने पे आकर के उसने वास्तु पे काम करा लिया, तो क्या तब भी इम्पैक्ट मिलेगा उसको वास्तु का देखने के लिए? बिल्कुल मिलेगा। आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है, ठीक है, और यू आर सेइंग कि मुझे अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे, ठीक है, हटवा के देख लेते हैं। आपको थॉट्स का पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज। इसका उल्टा भी करा जा सकता है। आप बोलो वास्तु का असर नहीं होता, हम 10 बोरी सीमेंट ला करके आपके नॉर्थ ईस्ट में रख देंगे। आप फोन करोगे कि यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। दोनों चीजें करने के दोनों तरीके हैं ना, पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करना और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना। लेकिन हम वास्तु में ये बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटेंट से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम होगा, नेगेटिव इंटेंट से करेंगे तो हमें हार्म मिलेगा। ओके ओके, ऑल राइट। तो मैंने देखा कि आप हर एक प्रॉब्लम के लिए किसी ना किसी जोन को एड्रेस करते हैं। तो हर एक जोन से ही, मतलब अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी लाइफ के किसी एस्पेक्ट की बात करूं, वो हर एक डायरेक्शन में बटा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि किसी के घर में शादी का प्रॉब्लम है, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उसकी शादी नहीं हो रही है, वो कौन से जोन से रिलेशन रखता है? शादी के लिए जो मेजर जोन्स होते हैं वो 2 से 3 जोन होते हैं। अब सबसे पहला जोन हो गया साउथ वेस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप हो नहीं रहा। अब हम आपसे डीपर क्वेश्चन करेंगे कि भाई शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। पहला क्वेश्चन कि आपको आपके मन मुताबिक लोग नहीं मिल रहे, या लोग मिल रहे उनसे बात पूरी नहीं हो रही। अगर लोग नहीं मिल रहे तो साउथ वेस्ट ट्रीट करा, फिर ईस्ट को ट्रीट करा, ईस्ट इज कनेक्शंस, तो आपको लोग मिलने चालू हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि नहीं यार लोग भी मिल रहे हैं, बात नहीं पूरी हो रही, ठीक है, तो साउथ ईस्ट बेटे के लिए और नॉर्थ वेस्ट बेटी के लिए, इन जोन को ट्रीट करेंगे तो हो जाएगी। तो कोई भी वास्तु करते हैं तो इट इज नॉट अ वन शॉट सोल्यूशन। आपको हमारे पास आकर के 10 मिनट बैठ करके बात करनी पड़ेगी कि भाई अब ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, एंड देन वील वर्कआउट कि अब वास्तु में क्या कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो? अगर बीमार पड़ रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखना चाहिए। और बुरे सपने आते हैं लोगों को तो? पूरे सपने और नींद ना आना दोनों में अंतर है। अगर नींद नहीं आ रही है तो साउथ की डायरेक्शन, पूरे सपने ज्यादा बुरे आ रहे हैं तो साउथ वेस्ट को देख लीजिए, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। और अगर सपनों में एंसेस्टर्स दिख रहे हैं तो एंसेस्टर्स को आपने गलत जगह पर घर पे प्लेस कर रखा है, उनकी फोटोग्राफ को उठा करके साउथ वेस्ट में हो जाए तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में हो जाए नॉर्थ वेस्ट, या वेस्ट, इन 3 डायरेक्शंस में कहीं पर भी लगा दीजिए। उनको कहीं भी गलत आपने प्लेस कर रखा है। ओके। और एक्सीडेंट्स की बात करें तो, अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं फ्रीक्वेंट? एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि घर पे फायर बढ़ जाती है, मतलब आपके घर की फायर बढ़ी हुई है या इम्बैलेंस्ड है, तो आपको फायर के जोन्स और किचन की डायरेक्शन ये दोनों चेक करते हैं। वाटर बॉडीज कहाँ पर होनी चाहिए घर पे? वाटर बॉडीज जो हो सकती हैं हमारे घर पे, वो स्पेस की डायरेक्शन में, वाटर की डायरेक्शन में एंड एयर की डायरेक्शन में, इन 3 डायरेक्शन में कहीं पर भी हो सकती है। इन शॉर्ट, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक आप वाटर बॉडीज कहीं पर भी बना सकते हो। प्रॉस्पेरिटी अगर घर में लानी हो तो? प्रॉस्पेरिटी को पहले आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉस्पेरिटी आपके लिए मटेरियलिस्टिक है, इंट्रिंसिक है, या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे बात कर रहा हूँ कि
पीस हो घर में, इंसान खुश रहे। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैटिस्फैक्शन इंसान को अपनी लाइफ में। सेटिस्फैक्शन कैसे आता है और पीस कैसे आता है? जब उसकी लाइफ में उसको उसके गोल्स डिफाइन होते हैं, उसका थॉट प्रोसेस उसको पता होता है कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट आपको घर पे साफ सुथरा और क्लियर रखना है, और उसके बगल में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है जो कि मौज मस्ती वाला जोन है, उसको भी थोड़ा बैलेंस कर लेंगे तो लाइफ में थोड़ी सी मस्ती आने लगेगी। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे घर में ग्रंथ रखे हैं तो उनका भी कोई स्थान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब ग्रंथ जो हैं वो पूजनीय हैं या पढ़ने वाले हैं। पूजनीय का मतलब, अगर आप भगवत गीता रखे हैं घर पे और उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। आप उसको अगर पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो मेरी लाइफ में एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करे तो उसको आप वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा ही सारी किताबों पे के साथ एप्लीकेबल है अगर आप उसको पूजन करना चाहते हैं। मंदिर आपके हिसाब से घर में कौन सी दिशा में होना चाहिए जो बेस्ट हो? मैं मानता हूँ मंदिर वहां पे रख सकते हैं जिस तरह के भगवान का आप पूजन करते हो। लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, थॉट प्रोसेस से रिलेट करता है। लेकिन अगर आपके घर पे दुर्गा जी, हनुमान जी, जिनका वेशभूषा लाल है और लाल ही चीज़ें वो अर्पण कर पाते हैं, प्लस दुर्गा जी और हनुमान जी थोड़े अग्रेसिव देवता हैं, उनको बल का देवता माना जाता है। अगर ये आप नॉर्थ ईस्ट में रख दोगे तो घर पे थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाएगा। आपने मुझे बताया था कि एंसेस्टर्स की जो फोटो होती हैं वो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। तो क्या ये मंदिर के अंदर भी लगाई जा सकती है या उनका स्थान मंदिर से बाहर ही होना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना है कि जो एंसेस्टर्स की फोटो है उनका स्थान मंदिर के अंदर नहीं होता है। तो इसका प्लीज मिथ बर्स्ट करिएगा। भगवान जो होते हैं उनका, आप बहुत बार ये सुनोगे कि उनका वो पैदा कैसे हुए, उनका अंत कैसे हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। वो हमें अपनी वो कहानियों से या अपनी सुपर नेचुरल पावर से ब्लेस करते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ आर डीएनए। ठीक है, वो थे तभी हम हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे फेमिनाइंस हुए थे, बहुत सारे दंगे हुए थे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई जो वो उन्होंने देखा। आज हम बैठे हैं क्योंकि वो थे। तो देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ देम विद अस। भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है दैट इज़ ऑन अ स्पिरिचुअलिटी बेसिस। तो जिन्होंने शरीर धारण कर रखा था वो, और जो निराकार हैं, भगवान को हम बोलते हैं वो निराकार हैं, वो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए। वो दोनों इम्बैलेंसेस क्रिएट करते हैं जब एक साथ आ जाते हैं। तो पितृ, क्योंकि वो शरीर धारण करे हुए थे, उनको एक तरफ रखिए, और भगवान जो कि निराकार हैं उनको एक तरफ रखिए। मुझे लगता है ये बहुत डीप होने वाला है। अभी तो हम लोगों ने केवल घर के वास्तु के लिए बात करी है। कॉमर्शियल और बिजनेसेस के वास्तु का टॉपिक तो अभी हम लोग शुरू भी नहीं कर पाए हैं। एंड आई बिलीव अभी घर के वास्तु के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। और मुझे लगता है मुझे आपके साथ फिर से बैठना पड़ेगा एक अगले एपिसोड में जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को और विस्तार में बात कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मुझे एक चीज़ पूछनी है अपनी ऑडियंस के लिए कि अगर उनको वास्तु की हेल्प लेनी है, अपने घर का वास्तु कराना है, तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको एक ऑटोकैड का घर का नक्शा बनवा लेना चाहिए और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें। लेकिन जब आप लिस्ट डाउन करोगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें भी याद आने लगेंगी। मैं हर सैटरडे एज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इवनिंग 3 to 6 फ्री कंसल्टेशन, जिसे मैं योगदान का नाम देता हूँ, वो देता हूँ, जिसमें आप मैप और प्रॉब्लम्स को मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं इसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्या रेमेडीज़ हैं वो मार्क करके आपको बता दूंगा। दैट वुड बी फ्री ऑफ चार्ज। और अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो योगदान के लिए तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? इंस्टाग्राम पे मेरा एक अकाउंट है आचार्य सौमिल गुप्ता के नाम से, वहाँ पर जा करके आप डीएम कर सकते हो और मेरी टीम आपसे संपर्क करके आपसे सारी डिटेल्स ले लेगी, आपको एक अपॉइंटमेंट दे देगी और आप मेरे से बात कर सकते हैं।
बहुत अच्छा लगा सौमिल जी आपसे मिल करके। आज बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली और आई बिलीव मैं आप नेक्स्ट टाइम भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाला हूँ। थैंक थैंक यू बहुत बहुत आज यहाँ आने के लिए। यू सो मच।